नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एनटीए नेट एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में लगी कहानी कानों में कंगना की। यह कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा इसके कहानीकार राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह पर भी कर ली जाए। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 को शाहाबाद बिहार के सूर्यपुरा नामक स्थान पर जमींदार परिवार में हुआ था। राधिका रमण प्रसाद सिंह जब 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता श्री राजेश्वरी सिंह प्यारे की मृत्यु हो गई। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1907 में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस, 1909-10 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से एफए, 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में इन्होंने एमए किया। सन 1917 में जब ये बालिग हुए तब रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बंधन से मुक्त हुए और वे उसके स्वामी बन गए। सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। आगे चलकर उनको CIE की उपाधि भी मिली। इनकी प्रकाशित कृतियों में कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, गद्य काव्य, नवजीवन, प्रेम लहरी, कहानी संग्रह, राम रहीम, पुरुष और नारी, सूरदास, संस्कार, पूरब और पश्चिम, चुंबन और चाटा, उपन्यास, नवजीवन, तरंग, माया मिली न राम, मॉडर्न कौन, सुंदर कौन और अपनी अपनी नज़र, अपनी अपनी डगर, लघु उपन्यास, गांधी टोपी, सावनी समा, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, अबला क्या ऐसी सबला, बिखरे मोती, सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास नाटक, नए रिफार्मर या नवीन सुधारक, धर्म की धुरी, अपना पराया और नज़र बदली, बदल गए नज़ारे, संस्मरण प्रमुख हैं। बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा राधिका रमण प्रसाद सिंह के ही संरक्षण से प्रकाशित होती रही। 23 जनवरी 1969 को मगध विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानजनक डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। सन 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से तथा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन 1970 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इनको अलंकृत किया। इनका निधन 24 मार्च 1971 को हो गया था। अब चलिए इनकी कहानी कानों में कंगना पर भी बात कर ली जाए। हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई। राजा साहब ने अपनी कहानियों में जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। उनमें आदर्श की भी अच्छी व्यंजना हुई है। इनकी कहानियाँ भावपूर्ण हैं जिसमें काव्यात्मकता व्याप्त है। कहानी कला की दृष्टि से कानों में कंगना कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। नंबर 1, कथा वस्तु। कानों में कंगना कहानी नरेंद्र और किरण नामक दो प्रेमी प्रेमिका जो बाद में पति पत्नी हैं उनकी प्रेम कथा है जिसकी परिणति करुणा में होती है। किरण के पिता योगेश्वर धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं। वे प्रकृति के प्रांगण में आश्रम में निवास करते हैं। किरण उनकी बेटी है। नरेंद्र अपने पिता के आदेश से आश्रम में योगेश्वर के पास पढ़ने के लिए जाता है। आश्रम आने जाने के क्रम में किरण के प्रति उसका स्नेह बढ़ता जाता है। योगेश्वर को भी इस बात का पता लग जाता है। अध्ययन की समाप्ति पर नरेंद्र आचार्य योगेश्वर को एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन भेंट करता है। आचार्य पीताम्बर और स्वर्ण मुद्राएं नरेंद्र को लौटा देते हैं, किंतु कंगन किरण उठाकर ले जाती है और सहज भोलेपन में उन्हें हाथों में ना पहनकर कानों में पहन लेती है। दूसरे दिन नरेंद्र जब आचार्य से मिलने जाता है
तो वे किरण को उसे सौंप देते हैं और वे दोनों प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन के साल 2 साल आनंद पूर्वक व्यतीत होते हैं। इसी बीच नरेंद्र में सहसा परिवर्तन होता है। वह अपने मित्र के यहाँ नाच देखने जाता है और नर्तकी के जाल में फंस जाता है। उसकी आसक्ति दीवानगी तक पहुँच जाती है और अपना सारा धन आभूषण आदि उस पर निछावर कर देता है। किरण अपने प्रति पति की उदासीनता एवं दुराचरण से दुखी होती है और इस मर्मांतक पीड़ा से बीमार पड़ जाती है। इसी स्थिति में नरेंद्र आभूषण मांगने के लिए उसके पास आता है तो वह अपने शरीर का अंतिम आभूषण कंगन निकाल कर दे देती है। इसके साथ ही सदा के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यही कहानी का चरम बिंदु है। कहानी में रूपवती किरण के प्रति नरेंद्र के प्रेम का क्रमशः आकर्षण, विकास तथा हास दिखाया गया है। किरण के कानों में कंगन देखकर नरेंद्र उस पर मुग्ध हो उठा था। वही कंगन किरण अपनी दुखद मृत्यु के समय नरेंद्र को सौंप देती है। कथा संग्रह पर कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। पर शाकुंतलम जहाँ सुखांत है वहीं कानों में कंगना दुखांत है। यही लेखक का आधुनिक भावबोध तथा मौलिकता है। नंबर 2, पात्र तथा चरित्र चित्रण। कानों में कंगना कहानी में 2 ही प्रमुख पात्र हैं, किरण और नरेंद्र। किरण की सरलता में एक सम्मोहन है। उसके पिता का शिष्य नरेंद्र इसीलिए उसके प्रति आकर्षित होता है। विवाह के उपरांत उसके सौंदर्य में और निखार आता है। नरेंद्र के शब्दों में, जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर आती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देती, उस समय किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे से मेरा मस्तिष्क घूम जाता। यही नरेंद्र बाद में गलत संगति में पड़ जाता है और किरण के प्रति सर्वथा उदासीन हो जाता है। किरण इसी दुख में घटती हुई एक दिन दम तोड़ देती है। मानव की एक सहज वृत्ति है कि सुंदर से सुंदर वस्तु का भी निरंतर उपयोग करते करते उसके प्रति विकर्षण उत्पन्न हो जाता है। कथानायक नरेंद्र के चरित्र में इसी का विकास दिखाया गया है। आज के दाम्पत्य जीवन में जो तनाव है, संबंधों में जो खींचातान है, उसमें कहीं ना कहीं यही मनोविज्ञान दिखाई पड़ता है। राजा साहब ने इसे अपनी कहानी में सहज रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 3, संवाद या कथोपकथन। कानों में कंगना कहानी संवाद की दृष्टि से अत्यंत सफल है। इसका आरंभ कथोपकथन से ही हुआ है, जिसमें किरण के भोलेपन की छाप विद्यमान है। उदाहरण देखिए, किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? कहानी के कथोपकथन लघु, मार्मिक, प्रासंगिक तथा अर्थगर्भित हैं। इन शब्दों में लेखक ने अधिक भावों को भरने का सफल प्रयास किया है। नंबर 4, वातावरण। प्रस्तुत कहानी का परिवेश मध्ययुगीन है। योगीश्वर के यहाँ नरेंद्र का धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्राचीन ऋषिकुल की याद दिलाता है, जिसकी परंपरा मध्य युग में भी विद्यमान थी। योगेश्वर की कुटी के आसपास के वातावरण के चित्रण में लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। एक उदाहरण देखिए, ऋषिकेश के पास सुंदर वन है। सुंदर ही नहीं, अपरूप सुंदर है। यह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। यहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधन के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीवन जगत के एक एक तत्व से दौड़कर मिलाती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की नीड़ो योग निद्रा वहीं दिख पड़ेगी। नंबर 5, भाषा शैली। राजा साहब की शैली काव्यात्मक है। कानों में कंगना कहानी में भी इसका सफल निर्वाह हुआ है। निम्नलिखित उदाहरण गद्यमय कविता की छटा के दर्शन कराते हैं।
बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर ना चांदनी थी ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सिर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। कानों में कंगना कहानी की भाषा सहज सरल तथा प्रवाहपूर्ण है। वाक्य छोटे तथा अर्थगर्भित हैं। राजा साहब सुक्तियाँ गढ़ने में कुशल हैं। प्रस्तुत कहानियों की कुछ सुक्तियाँ इस प्रकार हैं। भाव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। समय का उद्भव चक्र है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थिर विवर नहीं फोड़ सकती। नंबर 6 उद्देश्य। कानों में कंगना कहानी में प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। वैश्या के जाल में फंसकर नरेंद्र धर्म, शिक्षा, परिवार की संपत्ति, कुल प्रतिष्ठा तथा पत्नी किरण का पवित्र प्रेम सब कुछ खो बैठता है। किरण के जीवन में आदर्श भारतीय नारी का चरित्र उभर कर आया है। किरण के प्रति नरेंद्र की उपेक्षा तथा किरण का समर्पण भाव दोनों चरम पर दिखाए गए हैं। नरेंद्र को होश तब आता है जब किरण परलोक सिधार जाती है। वह कहता है, मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी, इसी तरह प्राण देकर उसे पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति दीनहीन मानव में कहा। नंबर 7 शीर्षक। कहानी का शीर्षक वैचित्र युक्त चौंकाने वाला है। हाथ में पहनने का कंगन भला कानों में कौन पहनता है। वास्तव में यह किरण के भोलेपन का परिचायक है। किरण के कानों में कंगन देखकर नरेंद्र उसके भोलेपन और अकृत्रिम सौंदर्य पर मुग्ध हो उठा था। कहानी के अंत में नरेंद्र सब कुछ लुटाकर किरण के पास पहुंचता है और उससे गहने की याचना करता है। तब मरणासन किरण धीरे से घूंघट उठाकर कहती है, यही कानों में कंगना। इस प्रकार कहानी का शीर्षक जिज्ञासापूर्ण, प्रतीकात्मक तथा आदि अंत को मिलाने वाला है। इतना अर्थगर्भित शीर्षक कम ही कहानियों में मिलता है। इस प्रकार कानों में कंगना कथानक और शिल्प दोनों दृष्टियों से एक सफल कहानी है, और कहानी के तत्वों की कसौटी पर यह पूर्णतः सफल उतरती है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।